सभी साथियों को मेरा नमस्कार। हम लोग देख रहे थे शुक्ल जी की पुस्तक से देश भाषा काव्य प्रकरण 3 चल रहा था और इसमें प्रश्नोत्तरी जो है वो 2 है। इसको देश भाषा काव्य से जो प्रश्नोत्तरी करी जा रही है वो प्रश्नोत्तरी संख्या दूसरी है। तो इसमें प्रथम प्रश्न है, कालभोज का समय विक्रम संवत 791 से 810 व तीसरे खुमाण के उत्तराधिकारी का समय जो 2 शिलालेख मिले हैं विक्रम 999 और 1000 के, ये इस उत्तराधिकारी का नाम बताइए। तो कहने का तात्पर्य है कालभोज जो बप्पा हुए थे प्रथम, उनका जो समय है विक्रम संवत 791 से 810 और तीसरे खुमाण के उत्तराधिकारी यानी कि उसका नाम नहीं दिया गया है। जो हम पढ़ते हैं कालभोज बप्पा के समय से, हम एक कालभोज बप्पा को पढ़ते हैं, फिर खुम्माण को पढ़ते हैं, फिर मत्तट को पढ़ते हैं, फिर भृतिपट्ट को पढ़ते हैं, फिर सिंह को पढ़ते हैं, खुम्माण दूसरे को पढ़ते हैं, महायक को पढ़ते हैं, खुम्माण तीसरे को पढ़ते हैं। तो इस तरह से क्रम दिया है। तो ये कौन सा जो तीसरा खुम्माण है इसके बाद कौन सा उत्तराधिकारी हुआ था जिसके पास 2 शिलालेख मिले हैं, और इन 2 शिलालेखों के आधार पर तीनों खुमाणों का निर्धारण किया गया है कि उनका समय क्या है। तो इसमें आंसर हो जाएगा महायक होगा, मत्तट होगा, भृतिपट्ट द्वितीय होगा या सिंह होगा। तो आंसर हो जाएगा भृतिपट्ट द्वितीय। तो ध्यान दीजिए, महायक, मत्तट और सिंह ये तीनों जो नाम दिए गए इनमें उपस्थित हैं, जबकि भृतिपट्ट द्वितीय ये तीसरे खुम्माण के बाद आते हैं। और यहाँ ये भी ध्यान देना है कि भृतिपट्ट करके यहाँ हैं कालभोज बप्पा, खुमाण, मत्तट और भृतिपट्ट। यहाँ पे भृतिपट्ट आए लेकिन इस पहले भृतिपट्ट हैं, और जिस भृतिपट्ट की बात की जा रही है जिसके शिलालेख मिलते हैं वो भृतिपट्ट द्वितीय है और उसका समय खुमाण तृतीय के बाद आता है, ये ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, 190 वर्षों का औसत लगाने पर तीनों खुमाणों का समय अनुमानतः किस आधार पर ठहराया गया है? कालभोज के समय के आधार पर, द्वितीय खुम्माण के समय पे, तृतीय खुम्माण के समय पर या भृतिपट्ट के शिलालेखों पे? तो हम पहले ही जान चुके हैं कि ये तृतीय खुम्माण के बाद इनका समय आया, तो तृतीय खुम्माण के बाद भृतिपट्ट द्वितीय आए थे। इनके शिलालेखों से ये जानने को मिलता है, इसलिए सही हो जाएगा कि 190 वर्षों का जो औसत लगाया गया था वो भृतिपट्ट के शिलालेखों के आधार पर लगाया गया था, इसलिए आंसर सही हो जाएगा भृतिपट्ट के शिलालेखों के आधार पर। अगला प्रश्न है, पहले खुम्माण का समय माना गया है विक्रम संवत 710 से 865, विक्रम संवत 870 से 900, विक्रम संवत 965 से 990, विक्रम संवत 810 से 865। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा विक्रम संवत 810 से 865। अगला प्रश्न है, द्वितीय खुम्माण का समय अनुमानित किया गया विक्रम संवत 870 से 900, विक्रम संवत 810 से 865, विक्रम संवत 710 से 865, विक्रम संवत 965 से 990। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा विक्रम संवत 870 से 900। तो द्वितीय जो खुम्माण है इसका जो समय निर्धारित किया गया वो विक्रम संवत 870 से 900। अगला प्रश्न है, तृतीय खुम्माण का समय अनुमानित किया गया विक्रम संवत 710 से 865, विक्रम संवत 965 से 990, विक्रम संवत 870 से 900, विक्रम संवत 810 से 865। तो यहाँ तृतीय खुम्माण का जो समय होगा विक्रम संवत 965 से 990। तो यहाँ इन तीनों खुम्माणों का जो समय है इसको किसके आधार पर किया गया है? जो भृतिपट्ट द्वितीय खुम्माण तृतीय के बाद आते हैं उसके आधार पर ये वर्णित किया गया है, उनके शिलालेखों के आधार पर, ये यहाँ पे ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, अब्बासिया वंश का अलमामो, जो अब्बासिया वंश था उस समय उसका अलमामो कब से कब तक खलीफा रहा? तो अब इसका भी समय बताना है। अलमामो जो अब्बासिया वंश का था इसका समय कितना रहा है? विक्रम संवत 870 से 890, विक्रम संवत 810 से 890, विक्रम संवत 880 से 880 से 900, विक्रम संवत 810 से 880। तो जो अलमामो था इनका जो समय है वो विक्रम संवत 870 से 890 है। अब यहाँ ध्यान देना है, हमने तीनों खुम्माणों का समय देखा है। वैसे जो खुम्माण को विषय को लेकर के थोड़ा सा शुक्ल जी भी कहते हैं कि ये किसके समय पे है, कौन से खुम्माण है, इसका निर्धारण नहीं हो पाता है, क्योंकि अलमामो जब उसमें आता है कि कालभोज बप्पा के समय पर जो खुमाण द्वितीय हुए थे उनके वहाँ पे अलमामो ने चढ़ाइयाँ की थी लड़ाई के लिए। तो अगर अलमामो उस समय भी था
और जो युद्ध हुआ था वो खुमान द्वितीय के समय पे हुआ था कहते हैं, क्योंकि एक तथ्य यहाँ पे मिलता है कि जो ये अलमामो हैं जिनका समय आ रहा है 870 से 890, तो यहाँ इनका और जो द्वितीय खुमान का समय है ये मैच कर रहा है। तो इसलिए जो इसके साथ 24 युद्ध होने वाली जो बात आती है वो निर्धारण किया जाता है। भले ही उन्होंने कालभोज बप्पा के बाद वाले खुमान के समय पे चढ़ाई की हो पहले भी, लेकिन जो 24 युद्धों का जो वर्णन मिलता है वो द्वितीय खुमान के समय में इन्होंने अनुमानित किया है, और जिसके रचनाकार इन्होंने दलपति विजय को बताया है। यानी कि खुमान रासो दलपति विजय को जो रचना मिलती है वो 870 से 900 वाले खुमान की मिलती है, और इसी के समय पे जो अलमामो है उसका समय भी मिलता है। अगला प्रश्न है, विक्रम संवत 870 से 890 के पूर्व खलीफों के सेनापतियों ने किस देश की विजय कर ली थी और राजपुताने पर कौन चढ़ाइयाँ करने लगे थे? तो यहाँ पे दो प्रश्न हैं। एक तो बताना है कि जो पूर्व के खलीफे थे उन खलीफों के सेनापति थे, इन्होंने कौन से देश पर विजय प्राप्त की थी। ठीक है, तो अगर प्रश्न बन जाता है कि 870 से 890 के पहले जो खलीफा सरदार हुए थे इन्होंने किस देश पर विजय प्राप्त की थी, तो एक तो बताना है खलीफाओं ने किस देश पर विजय की थी। दूसरा बताना है जब खलीफा यहाँ विजय कर रहे थे उस समय राजपुतानों पर कौन चढ़ाइयाँ कर रहा था। तो ऑप्शन है झांसी मुसलमान, मेरठ मुसलमान, पंजाब मुसलमान, सिंध मुसलमान। तो यहाँ ध्यान देना है कि इन्होंने जो ये खलीफा सेनापति थे इन्होंने सिंध पर विजय की थी, और उस समय राजपुताने पर मुसलमानों ने चढ़ाइयाँ की थी। तो दोनों का आंसर हो गया कि खलीफा के जो सेनापति थे इन्होंने सिंध पर विजय की, और जो राजपुताने पर चढ़ाइयाँ की थी वो मुसलमानों ने की थी। अगला प्रश्न है, शुक्लानुसार खुमान रासो में किसका वर्णन निश्चित रूप से मिलने की बात की गई है। तो यहाँ पे ध्यान देना है कि भले ही और तथ्य या सही हों या नहीं, निश्चित भी हो सकते हैं या बात के जुड़े भी हो सकते हैं, ऐसा शुक्ल जी कहते हैं। लेकिन कुछ बातें शुक्ल जी ने कहा है कि वो निश्चित रूप से वहाँ पे खुमान रासो के अंदर देखने को मिलता है। तो वो निश्चित रूप से जो चीज़ है वो कौन सी मिली है? कालभोज बप्पा तक का वर्णन, महाराणा प्रताप सिंह तक का वर्णन, खुमान की वीरता का वर्णन, या सभी? तो यहाँ पे जो महाराणा प्रताप सिंह तक का जो वर्णन है ये वहाँ पे निश्चित रूप में मिलता है। अगला प्रश्न है, किस ग्रंथ द्वारा यह माना गया है कि खुमान रासो नामक ग्रंथ किसी अज्ञात नाम भाट द्वारा लिखा गया है? अब जैसे हम लोग मूल रूप से जानते हैं कि जो खुमान रासो है इसकी रचयिता दलपति विजय है, और ये सर्वमान्य भी है। अगर प्रश्न बनता भी है कि खुमान रासो के रचनाकार कौन है, तो आंसर हमको दलपति विजय ही लगाना है। लेकिन कौन थे जिन्होंने खुमान रासो को एक अज्ञात नाम भाट का, अगर ऐसा प्रश्न उठा ले तब तो हम दलपति विजय को नहीं लगा सकते हैं। तो किसके आधार पर, कौन सा ग्रंथ है जिसके आधार पर ये माना गया है कि खुमान रासो नामक जो ग्रंथ है ये किसी अज्ञात नाम भाट द्वारा लिखा गया है? तो इसमें आंसर होगा दलपति विजय, शिव सिंह सरोज, मिश्र बंधु, हिंदी नवरत्न। तो जो ग्रंथ है शिव सिंह सरोज, ठीक है। तो अगर जिसने यहाँ पे ऑप्शन दलपति विजय पढ़ा होगा वो झट से दलपति विजय लगा देगा, ध्यान नहीं देगा कि यहाँ अज्ञात नाम भाट बताया दे रहा है। जो लिखने वाला है वो अज्ञात है, कोई भाट है और वो अज्ञात है। तो इसलिए ये इस चीज़ का जिक्र मिला है शिव सिंह सरोज में। तो शिव सिंह ग्रंथ, शिव सिंह सरोज जो शिव सिंह सेंगर हैं वो मानते हैं कि जो खुमान रासो है इसके रचनाकार कोई भाट है जो अज्ञात है। ठीक है। अगला प्रश्न है, शिव सिंह सरोज ग्रंथ के आधार पर खुमान रासो में किससे लेकर किस तक का वर्णन किया गया है? कालभोज से लेकर तृतीय खुमान तक का वर्णन है, श्री रामचंद्र से लेकर खुमान के युद्धों तक का वर्णन है, खुमान प्रथम से लेकर खुमान द्वितीय तक का वर्णन है, खुमान प्रथम से लेकर के खुमान तृतीय तक के युद्धों का वर्णन है। तो यहाँ पर शिव सिंह सरोज ग्रंथ को आधार बना के कहा जा रहा है कि जो खुमान रासो का जिक्र शिव सिंह सेंगर द्वारा अपने ग्रंथ शिव सिंह सरोज में किया गया है उसमें जो वर्णन मिलता है वो कहाँ से कहाँ तक का मिलता है। तो शिव सिंह सरोज को दिमाग में रख करके हमको ये ध्यान रखना है कि जो खुमान रासो है उसमें श्री रामचंद्र से लेकर के खुमान के युद्धों तक का वर्णन मिलता है। अगला प्रश्न, विशलदेव रासो किसकी रचना है? नरपति नाल, नल्ल सिंह भाट, रोड़ा कवि या दलपति विजय? तो यहाँ आंसर हो जाएगा नरपति नाल की। तो विशलदेव रासो नरपति नाल की रचना है। यहाँ एक ऑप्शन में नल्ल सिंह भाट भी है और कभी कन्फ्यूजन हो जाता है, तो ध्यान रखना है ये नहीं है, जबकि नरपति नाल विशलदेव रासो के रचनाकार हैं। अगला प्रश्न देखते हैं,
नरपति नाल किसका समकालीन था तथा किसके वहाँ नरपति नाल राजकवि थे। तो यहाँ नरपति नाल को लेकर ही दो प्रश्न बने हैं कि जो नरपति नाल नाम के कवि हुए हैं ये किसके समकालीन थे। तो यहाँ पर जो समकालीन रहे हैं नरपति नाल के, एक तो हमको समकालीन को बताना है, दूसरा किसके वहाँ नरपति नाल राजकवि थे और बताना है, दूसरा उसका आंसर बताना है कि जो नरपति नाल ये राजकवि थे, पद पर थे, तो किसके वहाँ पर ये राजकवि थे। तो आपका ऑप्शन है विशलदेव विशलदेव, दूसरा ऑप्शन है विग्रहराज चतुर्थ और विशलदेव, तीसरा ऑप्शन है पृथ्वीराज और विशलदेव, चौथा ऑप्शन है जगनिक और विशलदेव। तो यहाँ पे ऑप्शन है आपके 1 और 2, 2 और 3, 3 और 4, 4 और 1। तो यहाँ पे कौन सा, यानी कि इसमें 1 या 2 आंसर सही हैं। तो इसमें कौन सा सही होगा, पहला दूसरा सही होगा, दूसरा तीसरा सही होगा, तीसरा चौथा सही होगा या चौथा पहला सही होगा। तो यहाँ सही हो जाएगा पहला और दूसरा। तो जो नरपति नाल थे ये विशलदेव के समकालीन थे और बीसल के ही राजकवि थे। तो ये स्पष्ट हो गया होगा कि समकालीन किसके थे नरपति नाल, तो ये विशलदेव के समकालीन थे। ठीक है, अगर प्रश्न बनता है कि नरपति नाल किसके समकालीन थे, तो ये विशलदेव के समकालीन थे। ये विशलदेव के समकालीन थे और विशलदेव के ही राजकवि थे। तो दूसरा ऑप्शन कैसे सही हो गया, प्रश्न उठता है कि दूसरा ऑप्शन हमने लिखा है विग्रहराज चतुर्थ और विशलदेव, ये कैसे सही हो गया। तो यहाँ ध्यान देना है कि जो विशलदेव हैं इन्हीं विशलदेव को विग्रहराज चतुर्थ भी कहते हैं। तो दूसरा ऑप्शन तो हमने विशलदेव ही रखा है, लेकिन पहला ऑप्शन थोड़ा सा चेंज किया था, विग्रहराज चतुर्थ। तो अब ये बात याद रखनी है कि जो विशलदेव हैं इनको विग्रहराज चतुर्थ भी कहा जाता है, इसलिए ये पहला और दूसरा दोनों कथन यहाँ पे सत्य हो गए। अगर पूछा जाए कि विग्रहराज चतुर्थ किसका नाम है, तो हमें ध्यान देना है कि ये विशलदेव का नाम है। अगला प्रश्न है, विशलदेव रासो कितने पृष्ठों का ग्रंथ है, 150 का, 200 का, 100 का या 250 का। तो यहाँ आंसर हो जाएगा 100 पृष्ठों का। तो जो विशलदेव रासो है ये 100 पृष्ठों का लघु काव्य के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है, विशलदेव रासो किस रूप में लिखा गया है, व्यंग्यपरक रूप में, वीर गीत रूप में, प्रकृति चित्रण रूप में, किस रूप में लिखा गया है। तो आंसर हो जाएगा वीर गीत रूप में, इसलिए विशलदेव रासो को एक श्रृंगारिक रचना माना जाता है, एक गेयात्मक इसको काव्य कहा गया है। अगला प्रश्न है, 1272 मझारी जेठ बधी नवमी बुधवारी नाल रसायन आरंभई शारदा तुठी ब्रह्म कुमारी। प्रस्तुत पंक्तियों द्वारा किसके निर्माण काल को दर्शाया गया है, परमाल रासो, पृथ्वीराज रासो, खुमान रासो, विशलदेव रासो। तो यहाँ पे जो निर्माण काल दिखाया गया है वो विशलदेव का दिखाया गया है, तो आंसर हो जाएगा विशलदेव रासो। 1272 शब्द किसका रूपांतरण माना गया है। तो यहाँ पे पहली पंक्ति में आया है 1272। 72 का मतलब वैसे देखा जाए बोलने के अकॉर्डिंग अगर जाएंगे तो 72 की तरफ इंडिकेट करता है, लेकिन ये 72 जो है ये रूपांतरण है किसी चीज़ का, ये अंक का 72 नहीं है, बल्कि ये जो क्या कहते हैं द्वादशोत्तर हम लोग बोलते हैं। ठीक है, द्वादशोत्तर का रूपांतरण माना गया है। तो द्वादश मतलब क्या होता है, 12 होता है। तो इसको ध्यान रखना है कि जो द्वादशोत्तर, ये द्वादशोत्तर का ही रूपांतरण मानते हैं। ठीक है, तो इसलिए द्वादशोत्तर को हम क्या कहेंगे, 1212, ये ऐसे लिखा जाएगा 1212। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग, 1262 सही होगा, 1272 सही होगा, 1212 सही होगा, 1220। तो 1212 सही हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन में अगर 1272 रहेगा और जिसने पढ़ा नहीं होगा वो 72 देख करके यहाँ 1272 लगा सकते हैं। इसलिए इस प्रश्न को विशेषता याद रखिएगा कि 1272 जो 72 शब्द है ये द्वादशोत्तर का रूपांतरण है या बरहोत्तर का वो है, बरहोत्तर मतलब 12 का रूपांतरण माना गया है। द्वादश भी 12 को कहते हैं, इसलिए यहाँ पे 1212 आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गणना करने पर विक्रम संवत 1212 में ज्येष्ठवदी नवमी को कौन सा वार पड़ता है। हम पढ़ते हैं ना, जैसे तुलसी ने मंगलवार को रामचरितमानस लिखी थी, या इस तरह से जब प्रश्न बनते हैं तो अगर विशलदेव रासो के संबंध में भी अगर पूछा जाए कि इस पंक्ति के माध्यम से ये बताइए कि विशलदेव रासो का जो लिखा गया है उस दिन कौन सा ये वार पड़ा था, तो मंगलवार था, बुधवार था, बृहस्पतिवार था, शुक्रवार था। तो यहाँ पे बुधवार था। कहाँ पे लिखा हुआ है देखिए, 1272 मझारी 1212, ये इसमें 1212 आ गया,
जेठवदी, तो ज्येष्ठ माह आ गया। और नवमी बुधवारी, नवमी की तिथि है और बुधवारी मतलब बुधवार का वार है। तो इस तरह से ये बुधवार के दिन लिखा गया है। अगला प्रश्न है, नरपति नालह को बीसलदेव का समकालीन किस आधार पर कहा गया है। अब अभी थोड़ी देर पहले हमने पहले 12वें नंबर के क्वेश्चन को देखिए, तो यहाँ पे पढ़ा था कि नरपति नालह किसका समकालीन है। तो यहाँ उत्तर आया था कि नरपति नालह स्वयं राजा जो आश्रयदाता हैं विशलदेव का ही समकालीन है। तो यहाँ प्रश्न बन रहा है कि नरपति नालह को विशलदेव का समकालीन किस आधार पर कहा गया है। कोई ना कोई आधार होगा जिसके आधार पर नरपति नालह को स्वयं राजा के समकालीन माना गया है। तो आंसर बताइएगा, क्योंकि वह नरपति नालह का राजकवि था। कवि द्वारा रासो ग्रंथ में सर्वथा वर्तमान काल का प्रयोग हुआ है, या कवि का जनता के साथ उस समय सीधा संपर्क था। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा कवि द्वारा रासो ग्रंथ, जो इन्होंने विशलदेव रासो लिखा था उसमें सर्वत्र वर्तमान काल का प्रयोग किया है। इन्होंने जो कुछ भी लिखा है, अगर जिस ग्रंथ को लिख रहे हैं उस समय राजा का भी वर्णन कर रहे हैं और वो वर्तमान की क्रिया के आधार पर कर रहे हैं। न उसमें भविष्य पे है, न उसमें भूतकाल का दिख रहा है, बल्कि वर्तमान को लेके लिखा जा रहा है। तो इससे पता चलता है कि जो राजा हैं वो स्वयं राजा के समकालीन हैं। अगला प्रश्न है, विशलदेव के जो शिलालेख मिलते हैं उनका समय क्या है। अब यहाँ पे विशलदेव ने भी कुछ शिलालेख खुदवाए हैं। तो उन शिलालेखों से क्या अभिप्राय है, सब जानते हैं। शिला मतलब पत्थर होता है, तो बड़े बड़े पत्थरों में जब कोई चीज़ खुदवाई जाती है तो ये शिलालेख कहलाते हैं, जो बाद में एक साक्ष्य के रूप में हमको पढ़ने के लिए मिलते हैं। तो विशलदेव ने जो शिलालेख मिले हैं विशलदेव के, वहाँ पे उनका समय क्या है, 1220 से 1230, 1210 से 1220, 1205 से 1215, या इसमें सभी सत्य हैं। तो आंसर हो जाएगा 1210 से 1220। तो विशलदेव के वहाँ पे जो शिलालेख मिलते हैं उनका समय 1210 से 1220 है। अगला प्रश्न है, विशलदेव रासो में कितने खंड हैं, 2, 3, 4, 5। तो ये सबको याद होगा कि विशलदेव रासो 4 खंडों का लघु काव्य है एक, और 100 पृष्ठों में है। अगला प्रश्न देखिए, विशलदेव रासो कितने चरणों में लगभग समाप्त हुआ है, 1000, 2500, 2000, 3000। तो यहाँ पे 2000 चरणों में ख़त्म हुआ है। तो ये चीज़ें मूल हैं कि विशलदेव रासो 100 पृष्ठों का है, विशलदेव रासो में 4 खंड हैं, विशलदेव रासो में 2000 चरण हैं। ये मोस्ट हैं रचना के अकॉर्डिंग, ये याद होना चाहिए। अगला प्रश्न, विशलदेव का राजमती से रूटकर उड़ीसा की ओर प्रस्थान करना तथा वहाँ एक वर्ष रहना किस खंड में दर्शाया गया है। खंड 1, खंड 2, खंड 3, खंड 4। तो यहाँ पे जो विशलदेव रहता है वो राजमती से रूट कर कहाँ चले जाते हैं, उड़ीसा। तो उड़ीसा इनका रूट कर जाना खंड 2 में दर्शाया गया है। अगला प्रश्न है, मालवा के भोज परमार की पुत्री राजमती का सांभर के विशलदेव के साथ विवाह होना किस खंड में दर्शाया गया है। तो मालवा के जो भोज परमार की पुत्री होती है राजमती, और सांभर के विशलदेव के विवाह को किस खंड में दर्शाया गया है, खंड 1 में, खंड 2 में, खंड 3 में, खंड 4 में। तो यहाँ पे खंड 1 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, भोज का अपनी पुत्री को अपने घर लेवा आना तथा विशलदेव का वहाँ से राजमती को फिर चित्तौड़ लाना, ये किस खंड में दर्शाया गया है, खंड 1, खंड 2, खंड 3, खंड 4। तो यहाँ ऑप्शन सही हो जाएगा खंड 4 में। अगला प्रश्न है, राजमती का विरह वर्णन तथा विशलदेव का उड़ीसा से लौटना किस खंड में दर्शाया गया है, खंड 1, खंड 2, खंड 3, खंड 4। तो यहाँ ऑप्शन सही हो जाएगा खंड 3। तो ये चारों जो खंड हैं वो क्रम से अगर पूछा जाएगा तो सबसे पहले इनमें दोनों का विवाह होता है। उसके बाद विवाह के बाद कुछ समय जब ये साथ रहते हैं तो इन दोनों में किसी बात को लेकर के थोड़ा सा बोला बोली होती है, और उसी को लेकर के ये इसे रूट करके उड़ीसा चले जाते हैं। तो दूसरे खंड में उड़ीसा जाना होता है। तीसरे खंड में इसमें जब ये उड़ीसा चले जाते हैं तो स्वाभाविक सी बात है, कोई चाहे वो नायिका हो चाहे नायक हो, एक दूसरे के प्रति विरह इसमें दिखाया जाएगा। तो जो नायिका रहती है राजमती, उसको काफ़ी विरह हो जाता है, और उसको उसके विरह वर्णन को और फिर उसी तीसरे ही खंड में जो राजा रहते हैं विशलदेव का उड़ीसा से लौटना, ये तीसरे खंड में दर्शाया जाता है। जब उसके पिता को पता चलता है कि उसकी बेटी बहुत उदास हो रही है और उसको विरह हो रहा है, तो वो अपनी बेटी को लेके चले जाते हैं चौथे खंड में। और जब विशलदेव उड़ीसा उसे लौटते हैं, घर में राजमती को नहीं पाते हैं, तो अपने ससुर के घर से, यानी जो भोज रहते हैं उनके घर से अपनी पत्नी को लेवा आते हैं। ये घटना चौथे खंड में दी गई है, इसलिए चारों खंड महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, विशलदेव रासो के संदर्भ में उचित विकल्प का चयन कीजिए। अब बताइएगा कि शुक्ल ने विशलदेव रासो के संदर्भ में कुछ तथ्य बताए हैं। तो कौन कौन से आधार हैं
उसमें से सही विकल्प का चयन करना है। तो ऑप्शन है आपके पास, यह घटनात्मक काव्य है। तो विशलदेव के लिए कहा जा रहा है यह घटनात्मक काव्य है। दूसरा ऑप्शन है यह वर्णनात्मक काव्य नहीं है। तीसरा ऑप्शन है यह घटनात्मक काव्य नहीं वर्णनात्मक काव्य है। चौथा ऑप्शन है 1 और 2 सही है, यानी कि घटनात्मक काव्य है और वर्णनात्मक काव्य नहीं है, ये दोनों सही हैं। तो इसमें आंसर हो जाएगा यह घटनात्मक काव्य नहीं वर्णनात्मक काव्य है। इसका मतलब है पहला गलत, दूसरा गलत, चौथा गलत। ये जो यह घटनात्मक काव्य है लिखा है, तो ये घटनात्मक नहीं वर्णनात्मक काव्य है, ठीक है। तो इसलिए शुक्ल जी कहते हैं कि यह घटनात्मक काव्य नहीं है, ये वर्णनात्मक काव्य है। ऐसा किसका कहना है? तो शुक्ल जी का कहना है। तो ध्यान रखना है कि यहाँ बदल के अगर इसी तरह से रख जाए तो दिमाग थोड़ी देर के लिए घूम जाएगा। तो हमको याद रखना है कि इसको घटनात्मक काव्य नहीं माना है शुक्ल जी ने, विशलदेव रासो को वर्णनात्मक काव्य माना है। इसलिए ऑप्शन चाहे एक एक करके आ जाए, चाहे एक साथ आ जाए, तो बस दिमाग में बिठाना है कि ये घटनात्मक नहीं, ज़्यादा वर्णन हुआ है इसके अंदर। कभी राजा का उसे रूठना, कभी उसका जो भी है वर्णनात्मक रूप में वर्णन किया गया है, तो इसलिए ये वर्णनात्मक अधिक है, घटनात्मक कम है। अब यहाँ पे अगला प्रश्न बनता है कि कुछ घटनाएं तो दी गई हैं इसमें। तो शुक्ल जी कहते हैं कि विशलदेव रासो में केवल 2 घटनाएं आती हैं। वो घटनाएं कौन सी हैं? ज़्यादा 2 घटनाओं को छोड़कर जितना भी है वो वर्णनात्मक है, इसलिए इसको घटनात्मक कम और वर्णनात्मक ज़्यादा कहा गया है। तो इसमें शुक्ल जी के अनुसार विशलदेव रासो में जो 2 घटनाएं मानी गई हैं वो कौन है? विशलदेव का विवाह, विशलदेव का रूठकर उड़ीसा जाना, राजमती का विरह वर्णन, भोज का पुत्री को ले जाना। तो ऑप्शन 1 और 2 सही है, 2 और 3 सही है, 3 और 4 सही है, 4 और 1 सही है। तो यहाँ आंसर हो जाएगा 1 और 2 सही है। तो शुक्ल जी ने केवल 2 ही घटनाएं मानी है, एक विशलदेव का विवाह और एक उड़ीसा रूठकर चले जाना। तो ये 2 घटनाएं हैं, इसको आप लोग दिमाग में स्थिर करिएगा। इसके बाद जो 2 हैं, राजमती का विरह वर्णन हो गया और भोज की पुत्री को ले जाना, ये फिर वर्णनात्मक में चला जाएगा। 2 ही घटनाएं मानी गई हैं, विशलदेव का विवाह और उनका रूठकर उड़ीसा चला जाना। अगला प्रश्न है, शुक्ल जी ने विशलदेव रासो में किसे कल्पना प्रसूत माना है? अब कल्पना प्रसूत से मतलब है कि खाली कल्पनाएं की गई हैं या मनगढ़ंत कोई चीज़ है। तो इसमें जो 4 खंड हैं, इनमें से कौन सी चीज़ के लिए शुक्ल जी ने एक शब्द प्रयोग किया है कल्पना प्रसूत? तो बताइएगा कि कौन सा खंड के आधार पर किस खंड को इन्होंने कल्पना प्रसूत माना है? भोज की पुत्री का विशलदेव से विवाह, राजमती का विरह वर्णन, राजा का उड़ीसा से लौटना, या राजा द्वारा राजमती का भोज के वहाँ से लेवा आना। तो यहाँ आंसर हो जाएगा भोज की पुत्री का विशलदेव से विवाह। इसको शुक्ल जी क्या कहते हैं कि कल्पना प्रसूत है। अब ये भी जान लीजिए कि क्यों है, क्योंकि यहाँ पे भी विवाद उठता है। शुक्ल जी का कहना है कि जो देखिए भोज कौन थे? ये धार के राजा थे, राजा भोज जो चर्चित रहे हैं। तो राजा भोज जो रहते हैं, इनकी पुत्री किसी भी हालत में राजमती नहीं हो सकती है, ये शुक्ल कहते हैं। और यहाँ ये राजमती को भोज की पुत्री के रूप में रखा गया है, तो ये कल्पना ही हो सकती है कहते हैं। शुक्ल जी का मानना है कि जो धार के राजा भोज हुए थे, ये बहुत पहले यानी कि 100 साल पहले थे कहते हैं राजमती से। तो जो इंसान 100 साल पहले होगा तो वो राजमती का पिता कैसे हो सकता है? तो ये केवल कल्पना ही हो सकती है कहते हैं। दूसरा ये एक ऑप्शन, एक तो इसको बताते हैं कि भोज का मृत्यु 100 साल पहले हो चुकी है, भोज 100 साल पहले थे, तो ये राजमती जो है ये भोज की कन्या नहीं हो सकती है। दूसरा एक एग्जाम्पल ये भी जोड़ते हैं कि इस धार के परमार वंश की, यानी कि इनके वंश से, भोज के वंश से परमार वंश की एक रानी, विशलदेव की रानी थी, ऐसा वर्णन मिलता है कहीं पे, ये वहाँ पे कहा जाता है। तो इस आधार पर ये परमार वंशी कन्या जो है ये विशलदेव की रानी, राजमती या रानी हो सकती है, ये माना गया है। इसलिए माना गया है क्योंकि यहाँ पर भी एक तथ्य दिया गया है कि जो परमार वंश में जब राजा भोज जो रहा करते थे धार के, तो राजा भोज के जो कर्तव्य थे, जो गुण थे या जो कार्य उन्होंने किया, वो बड़ा चर्चित रहा था। तो इसलिए आगे आने वाले जो राजा हुए थे या जो सेनापति हुए थे, वो उपाधियां भोज के रूप में रख लेते थे, चाहे वो कैसे भी रहे हों, लेकिन वो राजा भोज नहीं थे, भोज की उपाधि थी कहते हैं। और इसी में शुक्ल जी कहते हैं कि एक किसी सेनापति जो रहे होंगे उस वंश में, उसमें उसको भोज की उपाधि दी गई होगी और जो राजमती है ये उन्हीं की कन्या होगी। इस तरह से यहाँ पे कुछ तथ्य दिए हैं शुक्ल जी ने। तो ये ध्यान रखना है कि यही कल्पना प्रसूत इस आधार पर कहा है, क्योंकि ये इसमें थोड़ा सा विवाद है। शुक्ल जी ने कहा है कि या तो ये परमार वंश की रानी है, या तो ये किसी भोज सेनापति की पुत्री हो सकती है,
लेकिन भोज जो राजा भोज हैं उनकी पुत्री ये किसी भी हालत में नहीं हो सकती हैं, क्योंकि उनका समय 100 वर्ष पहले था, ऐसा शुक्ल जी का मानना है। अगला प्रश्न देखेंगे। विसलदेव की एक परमाल वंश की रानी थी, इसका उल्लेख कहाँ पर मिलता है? तो जो मैंने बोला था कि विसलदेव का एक जो वंश चला था परमाल वंश, तो इसकी एक रानी रहा करती थी, इसका वर्णन किस में मिलता है? तो शिव सिंह सरोज में, मिश्र बंधु विनोद में, पृथ्वीराज रासो में, विसलदेव रासो में। तो इसका वर्णन पृथ्वीराज रासो में मिलता है। विसलदेव की एक परमाल वंश की रानी थी, इसका वर्णन पृथ्वीराज रासो में मिलता है। अगला प्रश्न है, जननी गोरी तू जैसलमेर, गोरड़ी जैसलमेर की ऐसी उक्तियाँ किसके संदर्भ में मिलती हैं? चोल कन्या के संदर्भ में, चालुक्य कन्या के संदर्भ में, परमाल कन्या के संदर्भ में, या भोज कन्या के संबंध में? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा परमाल कन्या के संबंध में। इसको सीधे सीधे पकड़िएगा कि जो विसलदेव हैं, विसलदेव की एक रानी परमाल वंश की मानी गई है कह रहे हैं, तो इसी के संदर्भ में ये जननी गोरी तू जैसलमेर या गोरड़ी जैसलमेर ऐसी शब्दावलियों का प्रयोग हुआ है। तो कहीं ना कहीं प्रश्न एक दूसरे से रिलेट होते हैं। तो जो परमाल वंश की जो कन्या इनके साथ विसलदेव के साथ विवाह करके आई हुई थी, उसी के संदर्भ में ये मिलता है कि जननी गोरी तू जैसलमेर की। अब अगर सीधे सीधे पंक्ति उठा लें, जिस हिसाब से आजकल प्रश्न बन रहे हैं, अगर प्रश्न ऐसे उठा लें कि जननी गोरी तू जैसलमेर की या गोरड़ी जैसलमेर की, इस तरह की पंक्तियाँ किस रासो ग्रंथ से ली गई हैं और किसके संबंध में कही गई हैं, तो ऐसे हमारे पास ऑप्शन ही नहीं होगा कि कहाँ पर ये कही गई हैं। तो ध्यान रखना है कि ये विसलदेव रासो में कही गई हैं और परमाल वंशी कन्या के लिए, यानी कि परमाल जो कन्या है विसलदेव की रानी, उनके संदर्भ में कही गई हैं। अगला प्रश्न है, राजमती का शुक्लानुसार किसका कन्या होना भी संभव है? भोज का, सरदार का, धार नरेश का, सभी का? तो जो राजमती है इसका शुक्ल जी कहते हैं कि ये किसकी कन्या भी हो सकती है। तो 2-3 जगह उन्होंने कहा कि भोज की कन्या तो ये हो नहीं सकती है, लेकिन भोज की परंपरा में ही जब भोज की उपाधि ही आगे लेके चली होगी तो उसमें से ही किसी की कन्या हो सकती है। और एक दूसरा तथ्य ये था, तीसरा था कि ये परमाल वंश की कोई रानी मतलब इनकी मंगेतर थी या पत्नी थी, ऐसा भी मिलता है। तो 3 तथ्य शुक्ल जी ने बताए हैं, उसके आधार पर शुक्ल के अनुसार जो राजमती थी इसका किसका कन्या होना बताया गया है? भोज का, सरदार का, धार नरेश का, सभी का। तो यहाँ आंसर हो जाएगा सरदार का। तो शुक्ल जी कहते हैं कि भोज की परंपरा में कोई सरदार हुए थे जो भोज की उपाधि लिए हुए थे, तो राजमती उन्हीं की कन्या थी, ऐसा शुक्ल जी का मानना है। अगला प्रश्न है, विसलदेव के वीर चरित्र का वर्णन किस नाटक में हुआ है? नाटककार का विसलदेव से क्या संबंध है तथा नाटक की भाषा क्या है? तो यहाँ 3 प्रश्न आप लोगों को बताने हैं। एक तो विसलदेव के वीर चरित्र, जो विसलदेव के अंदर वीरता का वर्णन है, ये किस नाटक में किया गया है? ठीक है, नाटक बताना है कि किस नाटक में हुआ है। दूसरा, नाटककार कौन है? नाटककार का नाम नहीं पूछा है, नाटककार का विसलदेव से क्या संबंध है? तो इनका संबंध बताना है कि नाटककार जिसने ये नाटक लिखा है उसका विसलदेव से क्या संबंध है। और तीसरा प्रश्न है कि नाटक की भाषा क्या है। तीनों प्रश्नों को ध्यान में रख के आंसर दीजिएगा। तो ऑप्शन हो गया, ये नाटक जो है वो ललित राज विग्रह है, और जो संबंध है विसलदेव का इनके साथ वो महंत का है, और भाषा जो है वो ब्रज है, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है ललित विग्रहराज सेनापति अभ्रंश भाषा है, ललित विग्रहराज राजकवि संस्कृत भाषा है, ललित विग्रहराज दंडनायक डिंगल भाषा है। तो इसमें से विसलदेव रासो के लिए सत्य कथन कौन सा है? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग सही हो जाएगा कि ललित विग्रहराज नाटक है, और विसलदेव का नाटककार का विसलदेव से राजकवि का संबंध है, और नाटक की भाषा संस्कृत है। तो तीनों आंसर सही हो गए। ललित विग्रहराज नाटक के रचनाकार का नाम बताइए, या जो राजकवि हैं विसलदेव के, इनका नाम बताइए। तो सोमदेव, सोमप्रभु, सोमप्रवतेश्वर या श्यामलदास। तो यहाँ आंसर हो जाएगा सोमदेव। तो जिसने ललित विग्रहराज लिखा था उसका नाम क्या है? सोमदेव है, ये ध्यान रखना है। तो 2-3 तरह से प्रश्न पूछा जा सकता है। ललित विग्रहराज लिखने वाले सोमदेव का विसलदेव से क्या संबंध है? तो कवि का संबंध है। और ललित विग्रहराज किस विधा की रचना है? तो ये नाटक विधा की रचना है। लिखने वाले कौन है? तो लिखने वाले सोमदेव हैं। इस ललित विग्रहराज की भाषा क्या है? तो भाषा संस्कृत है। इतने प्रश्न इससे याद होने चाहिए। अगला प्रश्न है, ललित विग्रहराज नाटक किस म्यूजियम में रखा है? मोस्ट प्रश्न है कि ये प्रश्न बनता है कि क्या कहते हैं ये किस म्यूजियम से रिलेटेड हैं। जैसे खुमाण रासो पूछा जाता है, इसी तरह अन्य रासो ग्रंथ भी हैं विसलदेव के अलावा। जो हम अभ्रंश में देखते हैं कीर्ति लता,
कीर्तिलता नेपाल के एक विद्यालय राज विद्यालय में मिलती है। ऐसे ही खुमान रासो है जो पुणे के म्यूज़ियम में हमको मिलता है। इसी तरह से ललित विग्रहराज जो नाटक है जिसमें विशलदेव के संबंध में जानकारियाँ मिलती हैं, ये किस म्यूज़ियम में रखा गया है? पुणे में, बीकानेर में, राजपुतानी में, अजमेर में। तो आंसर हो जाएगा राजपुताना म्यूज़ियम। अगला प्रश्न देखिए, इस छोटी सी पुस्तक को विशलदेव ऐसे वीर का रासो कहना खटकता है, पर जब हम देखते हैं कि यह कोई काव्य ग्रंथ नहीं है, केवल गाने के लिए इसे रचा गया है। पंक्ति पकड़िएगा, गाने के लिए, केवल गाने के लिए इसे रचा गया है, तो बहुत कुछ समाधान हो जाता है। समाधान होने की बात कह रहे हैं। कथन किसका है? तो कथन है नगेंद्र का, शुक्ल जी का, नामवर सिंह का, बच्चन जी का। तो यहाँ पे कथन का आंसर हो जाएगा शुक्ल जी। तो कितनी अच्छी बात की है ना। छोटी सी पुस्तक, किसके संदर्भ में? छोटी सी पुस्तक का। ये केवल कोटेशन है शुक्ल जी का। इसमें एक एक से प्रश्न बन सकता है कि छोटी सी पुस्तक किस रासो ग्रंथ को कहा गया है। तो 100 ही पृष्ठों की है, तो विशलदेव को कहा गया है ना। तो अब इसको क्या कहते हैं? यह काव्य ग्रंथ नहीं है। किस रचना को काव्य ग्रंथ नहीं माना गया है? तो विशलदेव को नहीं माना गया है। यह प्रश्न बन जाए कि केवल गाने के लिए किस ग्रंथ की रचना हुई है? तो विशलदेव रासो की। तो 2-3 प्रश्न तो इसी से निकल रहे हैं, पर ये पूरी कोटेशन हमको याद रखनी है कि शुक्ल जी ने विशलदेव रासो के संदर्भ में कहा है कि ये एक संगारिक रचना है, एक छोटा सा ग्रंथ है, और इसको वीर काव्य की रचना वीर गाथा, जो वीर गाथात्मक रचनाएं होती हैं, ऐसा कहना उसको खटकता है, ऐसा बोलते हैं। लेकिन जहाँ उसके आगे कहते हैं कि ये केवल गाने के लिए अगर लिखा गया है, तो इसका समाधान यहीं पे हो जाता है कि ये गेय काव्य है। ठीक है, ऐसे हो गया। अगला प्रश्न देखिए, भाषा की परीक्षा करके देखते हैं तो विशलदेव रासो साहित्यिक न होकर के कैसा ग्रंथ ठहरता है? अगर केवल भाषाई तौर पर, भाषा की परीक्षा के तौर पर देखा जाए, तो यहाँ भाषा भी आपको कंफ्यूज कर सकती है कि इसमें कौन सी भाषा है। तो इसमें हम देखते हैं कि उस समय अपभ्रंश जो ये रासो ग्रंथ लिखे जा रहे थे, वो अपभ्रंश मिश्रित राजस्थानी या अपभ्रंश मिश्रित ब्रज भाषा थी। तो काव्य भाषा के लिए ब्रज प्रयोग होती थी या फिर राजस्थानी प्रयोग होती थी। लेकिन ये प्रश्न थोड़ा सा भाषा की परीक्षा से कहा जा रहा है, तो यहाँ पे ब्रज होगा, राजस्थानी होगा, मागधी होगा, सदुक्कड़ी होगा। तो यहाँ आंसर हो जाएगा राजस्थानी। तो आप ध्यान रखिएगा, मार्कर काम नहीं कर रहा है यहाँ पे। तो भाषा की परीक्षा करके देखते हैं तो विशलदेव रासो साहित्यिक न होकर के कैसा ग्रंथ ठहरता है? एक राजस्थानी ग्रंथ इसको कहा गया है। अगला प्रश्न देखिए, ताजुद्दीन मियाँ नामक एक सरदार का वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? पृथ्वीराज रासो में, विशलदेव रासो में, खुमान रासो में, हम्मी रासो में। तो ये बहुत मोस्ट प्रश्न है। पिछली बार राजतुल हकायक को लेकर के पूछा गया था, वो किसका ग्रंथ है? तो सिद्धों का वो ग्रंथ था। उसी तरह से ये ताजुद्दीन मियाँ, इनका यहाँ पे आना मतलब थोड़ा सा सही सटीक नहीं बैठ रहा है। तो हमें ध्यान रखना है कि जब विशलदेव थे, इन्होंने बहुत मुसलमानों के साथ लड़ाइयाँ भी लड़ी थी। तो विशलदेव के समय पर ही जो मुसलमान आए थे, उन्हीं में एक सेनापति सरदार हुए थे ताजुद्दीन मियाँ। तो ये विशलदेव रासो में इस सरदार का वर्णन आया है। अगर प्रश्न बन जाता है कि ताजुद्दीन मियाँ नामक सरदार का वर्णन किस ग्रंथ में आया है, तो विशलदेव रासो में आता है। तो इसलिए यहाँ पे आंसर हो जाएगा विशलदेव रासो। इस तरह आज की प्रश्नोत्तरी यहीं पे समाप्त होती है। आगे को प्रश्नोत्तरी इसी तरह क्रम से आएगी। आप लोग अपना पूरा सहयोग करें। अगर कोई गलतियाँ हो रही हैं उनसे भी अवगत कराएं, और प्रश्नों का स्तर कैसा है ये भी बताएं। तो कम से कम आगे को प्रश्न बनाने में थोड़ा सा मनोबल बढ़ता है। तो जैसा भी ये रहा है, अपनी प्रतिपुष्टि दें इसमें। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का बने रहने के लिए। आभार।